आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास कानून की। एक ऐसा कानून जो सिर्फ और सिर्फ परिवारों के लिए बनाया गया है। जी हाँ, ये है द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984। ये वो कानूनी ढांचा है जो फैमिली के झगड़ों को, आप जानते हैं, किसी जंग की तरह नहीं देखता, बल्कि एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है। और इस कानून की जो पूरी आत्मा है ना, वो इसके इंट्रोडक्शन के बस एक लाइन में ही मिल जाती है। लाइन कहती है, विवाह और पारिवारिक मामलों से जुड़े विवादों में सुलह को बढ़ावा देना और उनका जल्दी से जल्दी निपटारा करना। मतलब एकदम साफ है, यहां मकसद लड़ना झगड़ना नहीं, बल्कि एक हल निकालना है। तो चलिए इस कानून को और गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये फैमिली कोर्ट्स है क्या, ये बनते कैसे हैं, इनमें कौन कौन से केस सुने जाते हैं, और हाँ, इनका पूरा प्रोसेस इतना अलग क्यों है, और आखिर में फैसलों और अपीलों पर भी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक्ट के पीछे की सोच क्या थी। मतलब एक अलग से अदालत बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब, जैसा कि हमने देखा, इसके मेन मकसद में ही छिपा है, सुलह और जल्दी से जल्दी निपटारा। और सच कहूं तो यही एक चीज है जो फैमिली कोर्ट को बाकी सभी अदालतों से एकदम अलग खड़ा कर देती है। यहां का मेन गोल ये नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा, नहीं, बल्कि मकसद ये है कि परिवारों की मदद की जाए ताकि वो शांति से और जल्दी से जल्दी कोई हल निकाल सकें। अच्छा, तो अब जरा ये देखते हैं कि ये जो खास अदालतें हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनमें काम कौन लोग करते हैं। देखिए, फैमिली कोर्ट का जज बनना कोई आम बात नहीं है। यहां सिर्फ कानून का ज्ञान होना ही काफी नहीं है। हाँ, कम से कम 7 साल का जुडिशियल या लीगल एक्सपीरियंस तो चाहिए ही, पर उसके साथ साथ उनका चुनाव इस बेसिस पर होता है कि वो शादी जैसी संस्था को बचाने और बच्चों की भलाई को लेकर कितने कमिटेड है। ये बहुत दिलचस्प है। सोच कर देखिए, ये एक्ट जजों से कुछ खास क्वालिटीज की डिमांड करता है, जैसे कि शादी को प्रोटेक्ट करने का कमिटमेंट होना चाहिए, बच्चों की भलाई के लिए कमिटमेंट होना चाहिए, और हाँ, लोगों के बीच समझौता कराने में स्किलफुल होना चाहिए। ये सिर्फ कानूनी जरूरतें नहीं है, बल्कि ये एक खास माइंडसेट की बात है। और सुनिए, इस एक्ट में एक और बहुत ही प्रोग्रेसिव और एकदम साफ साफ निर्देश है कि जज चुनते वक्त महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। आप सोच सकते हो उस समय का ये कानून कितना आगे की सोच रखता था, और फैमिली मैटर्स की सेंसिटिविटी को देखते हुए ये वाकई में बहुत जरूरी भी है। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि जज ये सारा काम अकेले करते हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक्ट पक्का करता है कि कोर्ट के साथ सोशल वेलफेयर एजेंसियां भी जुड़ी हों, और तो और ऑफिशियल काउंसलर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। मतलब मकसद ये है कि परिवारों को हर तरह से सपोर्ट मिल सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन अदालतों में आखिर किस किस तरह के फैमिली डिस्प्यूट सुने जाते हैं। तो मोटे तौर पर शादी से जुड़ा लगभग हर मामला यहां सुना जाता है, जैसे डिवोर्स हो गया, सेपरेशन, या शादी को ही रद्द करना हो, किसी शादी की वैलिडिटी पर सवाल हो, या फिर पति पत्नी के बीच प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा हो, बच्चों की कस्टडी और गार्डियनशिप के मामले, मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता, और यहां तक कि किसी की लेजिटिमेसी यानी वैधता तय करने जैसे मामले भी यहीं आते हैं। अब जैसा कि हमने कहा, इस कोर्ट का मिशन खास है, तो जाहिर है इसका काम करने का तरीका भी बहुत अलग होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। और ये सबसे जरूरी बात है, कोई भी फॉर्मल कार्रवाई शुरू करने से पहले कानूनन इस कोर्ट की पहली ड्यूटी, पहला फर्ज ये है कि वो दोनों पार्टियों के बीच समझौता कराने की पूरी कोशिश करें। ये जो आप देख रहे हैं, ये फर्क एकदम साफ कर देता है। देखिए, एक रेगुलर सिविल कोर्ट में माहौल होता है जीत हार वाला, लेकिन फैमिली कोर्ट का गोल है समझौता कराना। एक और बड़ा फर्क, रेगुलर कोर्ट की कार्यवाही अक्सर पब्लिक होती है, पर फैमिली कोर्ट में प्रोसीडिंग्स इन कैमरा यानी प्राइवेट होती हैं। सबूतों के नियम भी यहां उतने सख्त नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबल हैं, और हाँ, वकीलों का रोल भी लिमिटेड होता है। तो फिर सवाल उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि फैमिली कोर्ट में वकीलों की एंट्री नहीं है? वेल, जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। देखिए, एक अधिकार के तौर पर तो नहीं, मतलब आप बस जाकर वकील खड़ा नहीं कर सकते। एक्ट जानबूझकर लीगल रिप्रेजेंटेशन को लिमिट करता है। क्यों? ताकि दोनों पार्टियां आपस में सीधा बात करें और किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश करें। और भी कुछ खास बातें हैं जो इसे अलग बनाती हैं। जैसा कि हमने कहा, सुनवाई प्राइवेट हो सकती है। कोर्ट ऐसे डॉक्यूमेंट्स को भी सबूत मान सकता है जो शायद इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से न माने जाएं, और तो और अगर जरूरत पड़े तो कोर्ट किसी मेडिकल एक्सपर्ट या वेलफेयर एक्सपर्ट को भी मदद के लिए बुला सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं केस के फाइनल स्टेज की, यानी जजमेंट और अपील्स।
जब कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट देता है तो उसमें सब कुछ एकदम साफ साफ लिखा होना चाहिए, जैसे केस क्या था, किन पॉइंट्स पर फैसला होना था, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया और सबसे जरूरी उस फैसले के पीछे की वजह क्या थी। अगर कोई फैसले से खुश नहीं है तो अपील का भी प्रोसेस है। फैसला आने के 30 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट में अपील करनी होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर फैसला दोनों पार्टियों की आपसी सहमति से हुआ है तो फिर उस पर कोई अपील नहीं हो सकती। ये नियम आप देखिए समझौते की वैल्यू को और भी बढ़ा देता है।